दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं और इसी के साथ IHRM की तैयारी भी कर रहे हैं। तो IHRM की तैयारी में 3 यूनिट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ और 4th यूनिट पे बता चुके हैं। इससे पहले MBA 4th सेम के लिए स्पेशल की सर इस बार HR एनालिटिक्स का पेपर नहीं बैठा, मेरे को पता चली नहीं बैठा, लेकिन हमारी पूरी टीम ने कोशिश करी, हम गलती के पात्र हैं। हर बार पेपर बैठ रहा था, इस बार उस लेवल पे नहीं बैठ पाया जिस लेवल पे हम चाह रहे हैं, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि जो मैंने 3 यूनिट HR एनालिटिक्स की 4 यूनिट HR एनालिटिक्स की अपलोड करी है उनके बाहर से वो पेपर नहीं था। मतलब 5th यूनिट रह गई थी, लेकिन 4th यूनिट के बाहर से वो लगभग पेपर हमारा बैठा। अगर ऐसे देखोगे तो पेपर बैठ गया, लेकिन आप केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भरोसे बैठोगे तो मैं ये मानता हूँ कि इस बार हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 80% तक हिट होते थे वो नहीं बैठे। तो हमारी टीम इंप्रूव करेगी, थोड़ा सा उसकी टेक्निक इंप्रूव करेंगे। हर एग्जामिनर के माइंड डिफरेंट होता है, लगभग हम सबको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी एक पेपर आज निकला, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं और एक्सेप्ट भी करता हूं कि हाँ टीम ने गलती करी है, मैंने गलती करी है। हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अच्छे से अच्छा जो सिस्टम है, अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉम्प्ट आने की संभावना है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, बहरहाल 3 यूनिट हो गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। 4th और 5th यूनिट जल्दी से उड़ा देते हैं। ठीक है, उड़ा देते हैं, बिल्कुल बहुत इजी यूनिट है, बहुत सिंपल यूनिट है। ठीक है, क्या कह रहा है ये MBA 4th सेम में तो है ही BBA BCom PG DCM और UGC नेट। याद रखना UGC नेट में हर बार लिखता हूँ, इसलिए नहीं लिखता हूँ कि केवल उनको पढ़ाना है, ये इंटरनेशनल HRM सब जगह आएगा। अगर आप UGC नेट की तैयारी करने की सोच रहे हो तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब 4th यूनिट में पहला टॉपिक हमारे सामने निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? हाँ, 4th यूनिट में इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड डाइवर्सिटी मैनेजमेंट इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड डाइवर्सिटी मैनेजमेंट इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। अब आपको याद रखना कि हम कौन से सब्जेक्ट में हैं, हम इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट में हैं। जब हम IHRM में बात करते हैं, जब हम IHRM में बात करते हैं तो हमारे जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है वो इंटरनेशनल बैकग्राउंड पे फोकस हो जाता है, नहीं ग्लोबली फोकस हो जाता है। वही यहाँ पे बात कर रहे हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड डाइवर्सिटी मैनेजमेंट इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन होते हैं, यहाँ पर डिफरेंट इकोनॉमी होती है, यहाँ पर डिफरेंट वेजेस सिस्टम होता है, डिफरेंट कल्चर होता है। इंडोनेशिया का कल्चर इंडिया का कल्चर कोई मीट करेगा नहीं। इंडिया में विविधता है, इंडिया में अगर आप यूपी में चले जाओगे तो अलग कल्चर है, राजस्थान में आओगे अलग कल्चर है, तमिलनाडु में चले जाओगे अलग कल्चर है, जम्मू में चले जाओगे अलग कल्चर है। तो ये डिफरेंट है ना। तो एक नेशन का दूसरे नेशन से मैच करना ये फर्स्ट टॉपिक का एम है, मतलब किस एम है, किसको कैसे मैच किया जाए। अब यहाँ पर इक्वलिटी से किसका रेफरेंस है? इक्वलिटी रिफर्स टू द प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी एवरीवन एंड प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम बीइंग डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट। यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि हर कास्ट हर रिलीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सेमी स्किल्ड हो उसको सेमी स्किल के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी मिले, स्किल को स्किल के अकॉर्डिंग, अनस्किल्ड को अनस्किल के अकॉर्डिंग, उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें और डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, बायसनेस कहीं पे भी नहीं हो। डाइवर्सिटी, इसके साथ डाइवर्सिटी भी होना बहुत जरूरी है, इक्वलिटी भी होना जरूरी है और डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या करती है? द क्रिएटिविटी, द थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। यानी कि अगर एक क्लासरूम में 5 बच्चे हैं और पांचों को मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की दी और एक टीम बना दी, तो अगर वो पांचों एक ही दिशा में सोचेंगे तो एक ही आउटकम निकलेगा, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन अगर पांचों अलग अलग दिशाओं में सोचेंगे तो 5 सॉल्यूशन निकलेंगे और हम बेस्ट सॉल्यूशन चूज कर सकते हैं। वही बताया है, डाइवर्सिटी रिफर्स टू द रिकॉग्नाइज एंड रेस्पेक्टिंग द वैल्यूएशन डिफरेंस इन द पीपल एंड इंपॉर्टेंस। फॉर एन एग्जाम्पल कुछ कास्ट एंड कुछ कम्युनिटी में नॉनवेज खाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मतलब कि आप नॉनवेज खाए यानी जात बाहर। और कुछ कास्ट कुछ कम्युनिटी में क्या है कि भाई हर शादी त्योहार समारोह पे घर पे स्पेशल ओकेजन में नॉनवेज सर्व होगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि कुछ कास्ट अपर है कुछ कास्ट लोअर है, ये कास्ट अच्छी वो कास्ट बुरी, नहीं। डाइवर्सिटी का मतलब है देयर आर डिफरेंट ओपिनियन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, देयर आर डिफरेंट एंड
डाइवर्सिटी बिलीव इन द इंटरनेशनल HRM वी मस्ट रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन ओपिनियन। भले मैं आपसे कुछ भी सहमत न हूं, लेकिन मैं आपको आपकी बात रखने का हक दूंगा। वाल्टेयर ने कहा था, क्या कहा था? मैं आपसे सहमत हूं या ना हूं, मैं आपको आपकी बात रखने का हक दूंगा। वाल्टेयर ने कहा था। ऐसे ही कुछ कोट्स आपको भी इसके अंदर लिखने हैं, महात्मा गांधी के कोट लिखने हैं, गौतम बुद्ध के कोट लिखने हैं। यही तो चीजें आपके नंबर को पंप करने वाली है। याद रखना, कोटेशन पे ये इसकी खेल चलेगा। कोटेशन लिखनी है, एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। जैसे कि टाटा है, टाटा के प्लांट के अंदर हर इक्वलिटी रखी जाती है, डाइवर्सिटी भी होती है। ईद पे भी छुट्टी देते हैं, दिवाली पे भी छुट्टी देते हैं, ठीक है। बहुत सी इंडस्ट्री होती है, नहीं हम किसी पर्टिकुलर रीजन के हैं, हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन के हैं, हम उसी पे छुट्टी देंगे, नहीं। टाटा के अंदर ये बात मैंने यूनिफॉर्मिटी में देखी। जो देखी है वहां मैं बता सकता हूँ, ठीक है। जहाँ नहीं देखी या हो मैंने देखी नहीं तो वो या नॉलेज में नहीं, ठीक है। अब गुड इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी प्रैक्टिस मेक श्योर दैट द सर्विस आर प्रोवाइडेड टू पीपल आर फेयर एंड एक्सेसिबल टू एवरीवन। दे आर एंश्योर दैट पीपल आर ट्रीटेड एज इक्वल। यहाँ पर HR की ड्यूटी है कि वो एंश्योर करे, यानी फिक्स करे, पीपल आर ट्रीटेड एज इक्वल, दैट गोज गेट एट डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट दे आर डिजर्व। दे आर डिफरेंस एंड सेलिब्रेट, दे आर डिफरेंस एंड सेलिब्रेटेड। आपको एक देश का नाम बताता हूं, बड़ा आश्चर्य होगा आपको जान के, बांग्लादेश। आपको क्या लगता है? मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, लेकिन फिर भी वहां पे डाइवर्सिटी है। वहां पे हिंदुओं के भी पूजा करी जाती है, काली माता की भी पूजा करी जाती है और ईद भी मनाई जाती है। अगर हिंदुओं के ऊपर माइनॉरिटी में है वहां पर हिंदू, अगर उनके ऊपर अटैक होता है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था शेख हसीना मैम ने, और मैं काफी तारीफ करता हूं। एक मुस्लिम राष्ट्र होते हुए उन्होंने हिंदुओं के ऊपर कोई एक्शन हुआ और स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ, तो हर जगह होना चाहिए। आज हम भारत की अगर उसमें बात करते हैं कि भारत इतना बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है, तो सबको इक्वल रखो ना यार, क्यों? एक सिविल बात होनी चाहिए, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सबसे बड़ा संविधान। एक ही बात हमको ध्यान में रखनी है, हमको सबको उसके अंडर में रहना है। और ये जो पॉलिटिशियंस है, मैं बेसिकली ये मानता हूँ, मेरा सेल्फ बिलीव है कि ये पॉलिटिशियंस है, दे आर ओनली देयर खुद के उनके कुछ सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, सेल्फ बिलीव होते हैं कि अगर अपन ऐसे लड़ेंगे, ऐसा डाइवर्सिटी आएगी। जैसे कि अंग्रेजों ने क्या करा था, हिंदू मुस्लिम फूट डालो और राज करो, तो वही आज का थोड़ा एस्पेक्ट दिख रहा है। आज का थोड़ा उसका प्रोमिनेंट, डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, वो इनडायरेक्टली बोलते हैं कि दे आर फाइटिंग, कि इनका ऐसा होना चाहिए, उनका वैसा होना चाहिए, हमारा ये हमारा वो। अरे ऑल ऑलमाइटी गॉड है, सबका मालिक है, तो फिर परेशान क्यों हो रहे हैं? लेकिन यहाँ पर वो रीजन, वो इक्वालिटी, अगर हम डाइवर्सिफाई करते चले जाते हैं, अगर हम डाइवर्सिटी न रख के उसको बायसनेस करने लग जाते हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी अच्छा नहीं। क्योंकि मैं आपको एक बात, कंप्यूटर में अगर कोई जानकार हो, तो मैंने जितने भी मैक्सिमम कंप्यूटर एक्सपर्ट से मिला हूँ, दे आर ऑल मुस्लिम कम्युनिटी और बोरा कम्युनिटी। जो मेरे को एक्सपर्ट्स जो मिले हैं ना, इसके मेरे जो स्टूडेंट्स भी हैं CS से, मुस्लिम और बोरा कम्युनिटी से आते हैं तो आते हैं, उनको साइबर ज़्यादा आता है तो आता है। अब क्यों आता है? क्यों? क्योंकि उनका पैशन है, देयर इज समथिंग काइंड ऑफ पैशन। तो आप चेक करोगे ना, आप टॉप साइबर एक्सपर्ट, तो उसके अंदर आपको इस कम्युनिटी में मिलेगा। अगर ये डिफरेंट कम्युनिटी के डिफरेंट पर्सन होते, तो अगर आपकी कंपनी में अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी, हम यहाँ पर अपने को टॉपिक से नहीं हटना है। टॉपिक क्या कह रहा है कि अगर आपकी कंपनी में कोई डाइवर्सिटी नहीं होगी, अगर आपकी कंपनी में सबको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तो कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, रिजोल्यूशन बढ़ जाएगा। और मेन जो आपका कंपनी का मोटो है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द आउटकम, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट, वो नहीं हो पाएगा। तो हमारा सबका आउटकम क्या है कि डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट ना होगी यहाँ पर क्या, हम आसपास के झगड़ों में उलझे पड़े हैं। तो ऐसा ना करें, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, सेंसिटिविटी टू द कल्चर डाइवर्सिटी। अब यहाँ पर देयर इज अ वेरी सेंसिटिव इशू। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील इशू है। क्यों इशू है? सेंसिटिव कल्चरल डाइवर्सिटी ऑल्सो समटाइम्स रेफर टू द क्रॉस कल्चर। Cultural sensitivity is also sometimes referred to the cross culture sensitivity. Simply, cultural awareness is the knowledge, awareness and the acceptance of other culture and other culture identity. Certain factors can affect cultural sensitivity. These factors include religion. कौन-कौन से culture sensitivity में आते हैं? Religion, race, ठीक है, national origin, ठीक है, और जेंडर। जब हम
एक लोकल की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो हम कास्ट कम्युनिटी में आ जाते हैं। जब हम दूसरे देशों में चले जाते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में चले गए, वहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट का रेसिज्म चलता है, अमेरिका में चलता है, हाँ वहाँ पे बोला जाता है अरे तुम पर्टिकुलर इंडियन कंट्री से, अरे पर्टिकुलर बांग्लादेशी हो तुम। अब वहाँ पर कास्ट कम्युनिटी नहीं, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम से आपकी आइडेंटिटी नहीं है, वहाँ पर आपकी कंट्री से आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो देयर इज अ सर्टेन फैक्टर, रिलीजन, रेस, आपका नेशन और जेंडर, इन 4 बेसिस पे बेसिकली सेंसिटिव इशू रहते हैं, संवेदनशील इशू रहते हैं, और देयर मस्ट बी इक्वल डाइवर्सिटी। याद रखिएगा, जिस कंपनी में एचआर को ग्रोथ करनी है, आपको इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने हैं। एग्जाम में जब राइट अप करेंगे ना, तो याद रखना सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने हैं, नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, ना उसको एग्जामिनर को पढ़ने में मतलब है, ना उसमें नंबर मिलते हैं। हमेशा मैनेजर जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का होना चाहिए। कैसे नेचर का होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का होना चाहिए, यानी कि MBA एज ए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया जा रहा है, यानी कि अब आपको मैनेजर बनाया जाएगा तो एक प्रशासनिक व्यक्ति एक प्रशासन की बातें बोलेगा, मीन्स कि उसको निष्पक्ष होना चाहिए, उसको डाइवर्सिफाई होना चाहिए, और उसका जो स्टेटमेंट हो वो किसी जाति धर्म संप्रदाय को देख के नहीं, किसी रिलीजन को देख के या किसी रीजन को देख के नहीं, बाकी क्लियर होना चाहिए। तो सर इसमें लिखना क्या है? इसमें आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना है कि वी विल मस्ट टुगेदर, जैसे कि उन्होंने मोदी साहब ने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, ये नारे लिखने हैं आपको, ये इंडिया फर्स्ट की नीति लिखनी है आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं, वसुधैव कुटुंबकम लिखना है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, हर कम्युनिटी में आपको इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है, हर कास्ट में आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, हर ऑथर के मिल जाएंगे, किसी भगवान के मिल जाएंगे। आपको जितने एग्जाम्पल लिखोगे उतना आपके नंबर बढ़ते चले जाएंगे। है कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। सेंसिटिविटी तो कल्चर डाइवर्सिटी प्रैक्टिकली काफी डिफिकल्ट है, लेकिन थ्योरी में तो काफी इजी, और आपको हमेशा पॉजिटिव मैनर में आंसर लिखना है। क्लियर हो रहा है ना? थोड़ा सा अलग एस्पेक्ट है लेकिन क्लियर हो रहा होगा। हाँ, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अब याद रखना मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको पढ़ा चुका हूं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर 3 तरीके के होते हैं। कौन से होते हैं? सबसे पहला फंक्शनल, एक यहां पर चलिए कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है लाइन, एक होता है लाइन एंड स्टाफ, ठीक है, और तीसरा मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स। इसमें एक फंक्शनल और जोड़ लो। तो क्या होता है, अब चारों स्ट्रक्चर क्या है वो समझा देता हूं। ये आगे है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक मतलब अच्छा क्वेश्चन बन जाता है 4th यूनिट में से कि एक्सप्लेन द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें वही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं जो लोकल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। ग्लोबल नाम लगा देने से कोई नई परिभाषा नहीं आ जाती, स्ट्रक्चर तो वही रहेगा। कौन कौन से हैं भैया? लाइन, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल स्ट्रक्चर। व्हेन वी डिवाइड वर्क, अब ध्यान देना बहुत आसानी से 1 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा, बड़ा क्वेश्चन। व्हेन दे डिवाइड द वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग अलग, ठीक है, और स्टोर अलग। अब प्रोडक्शन भी अलग कर दिया, स्टोर अलग। ये बात समझ में आ गई? यहां पे मैंने प्रोडक्शन लिख दिया। अब प्रोडक्शन तो लिख दिया, इसके साथ में बहुत सारे बंदे इसमें जुड़ गए। कौन से जुड़ गए? हाँ, इसके साथ में बहुत सारे बंदे इसमें जुड़ गए। कौन से जुड़ गए? एक सीनियर मैनेजर, ठीक है, और सुपरवाइजर और लेबर, ठीक है, SM, मैनेजर, सुपरवाइजर, लेबर, सीनियर मैनेजर, सुपरवाइजर, लेबर, सीनियर मैनेजर, सुपरवाइजर, लेबर, ठीक है। थोड़ा सा उधर हो गया, चलिए थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। हाँ, अब दिख रहा है? ठीक, हाँ। तो अब कौन सा स्ट्रक्चर है? फर्स्ट है फंक्शनल। फंक्शनल क्या कहता है कि हम कार्य को फंक्शन के आधार पर जब डिवाइड करते हैं तो फंक्शनल मैनेजमेंट के अंदर आता है, जैसे स्टोर अलग, सेल्स अलग, मार्केटिंग अलग, प्रोडक्शन अलग। Getting my point? When the divisional structure is mean like a pyramid structure. पिरामिड ऐसा होता है, पिरामिड स्ट्रक्चर ये इस तरीके का। इसके अंदर 3 ही है, एक है टॉप, एक है मिडल और एक है लोअर।
व्हेन वी डिवाइड वर्क अकॉर्डिंग टू द वर्क कैटेगरी, व्हेन वी डिवाइड वर्क अकॉर्डिंग टू द वर्क कैटेगरी, जैसे टॉप मैनेजमेंट का क्या काम करेगा, डिसीजन मेकिंग का काम करेगा, मैट्रिक्स का क्या काम करेगा, सुपरविजन, मिडिल का काम होता है ना सुपरवाइजर, सुपरविजन का काम करेगा, और लेबर क्या काम करेगी, ऑपरेशनल वर्क करेगी। तो ये जब हम उसके डिवीजन के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर देते हैं तब डिविजनल फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाता है, सॉरी डिविजनल स्ट्रक्चर कहलाता है। और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या है, सबसे सिंपल है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर क्या होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन दिए जाते हैं, मतलब सेल्स का सीनियर मैनेजर लेबर को डायरेक्शन देता है, और जो लेबर है भैया, जो लेबर भैया है वो सीनियर मैनेजर को अपनी रिपोर्ट करती है, ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन इसके अंदर चलता है, डाउनवर्ड और अपवर्ड, ठीक है। यहां पर क्या हो कि एक सेकेंड, हाँ, यहां पर क्या हो, जब सेल्स का सीनियर मैनेजर नहीं आ रहा है, हाँ, जब सेल्स का सीनियर मैनेजर मार्केटिंग की लेबर को कुछ ऑर्डर दे दे, और मार्केटिंग, जब प्रोडक्शन का सीनियर मैनेजर मार्केटिंग की लेबर को कुछ ऑर्डर दे दे, स्टोर का सीनियर मैनेजर इसकी लेबर को कुछ ऑर्डर दे दे, ये मैनेजर मार्केटिंग का मैनेजर सेल्स की लेबर को ऑर्डर दे दे, मतलब क्रॉस कोई भी डिपार्टमेंट का सुपीरियर अपने जूनियर को ऑर्डर दे सकता है और उससे फीडबैक ले सकता है। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मैट्रिक स्ट्रक्चर। ये कहाँ चलता है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन छोटी नहीं होती, लेकिन छोटी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर सारे मल्टीपल टास्क चल रहे हैं, जैसे केक की दुकान, एक क्रीम बना रहा है, एक पेस्ट बना रहा है, एक बेस बना रहा है, ठीक है, तो हर कोई हर किसी को ऑर्डर दे सकता है छोटी दुकान में, क्यों, मल्टीटास्किंग होते हैं बंदे। बट मैट्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इसके अंदर अगर काम स्मूथली किया जाए तो इधर फास्ट आउटपुट प्रोवाइड कराया जा सकता है। क्यों, क्योंकि स्टोर का लेबर बोल रहा है कि सर जो आपने प्रोडक्ट मेरे को भिजवाया है, परचेज वाले को बोल रहा है स्टोर का कि जो तुम परचेस करके लाए हो गलत करके लाए हो, इसका लेबर ने इसके मैनेजर को, परचेस डिपार्टमेंट के मैनेजर को रिक्वेस्ट करी, परचेस डिपार्टमेंट के मैनेजर ने उसके सुपीरियर को बोला, सेल्स डिपार्टमेंट का लेबर स्टोर को बोल रहा है, मतलब एक स्मूथ फंक्शन होता है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज बेसिकली मीन व्हेन ईच एंड एवरीवन क्रॉस डायगोनल relationship with the each other or cross diagonal communication with the each other, that is called matrix structure, or it is a combination of the functional and divisional structure। इसको इस तरीके से लिखना है, डिविजनल यानी कि टॉप मिडल लोअर पे आप कर रहे हो डिवाइड, और फंक्शनल जब आप उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड कर देते हो, सॉरी डिवाइड कर देते हो ऑर्गेनाइजेशन को, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया ना। 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा, सॉरी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपके में तो 10 आता है AKTU में तो, ठीक है, अदर यूनिवर्सिटीज में 14 तक जाता है क्वेश्चन। अब अगला टॉपिक है इसमें इमर्जिंग ट्रेंड इन एम्प्लॉय रिटेल एंड एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। सॉरी गलत बोल दिया, इमर्जिंग ट्रेंड इन एम्प्लॉय रिलेशन एंड एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जो ग्लोबल IHRM है उसमें कौन से ऐसे नए ट्रेंड आए हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, जो आपके अंदर बुक के अंदर लिखे होंगे वो अलग होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अलग होगा। क्यों, क्योंकि ये इमर्जिंग ट्रेंड है, लेटेस्ट बुक छपी थी 17-18 में, मैं अभी क्या बता रहा हूँ, मिल जाए सेम तो कॉमन मान लेना, लेकिन यही ट्रेंड रहने वाले हैं, यही आपको लिखना है बुक के 2-4, यानी कि अभी अभी एम्प्लॉय रिलेशन के अंदर क्या ट्रेंडिंग में आया है, क्या नया आया है वो लिखना है। पहले तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय रिलेशन फंक्शन, ये एक सेंट्रलाइजेशन व्यवस्था कर दी गई है, मींस के एम्प्लॉय रिलेशन की जो व्यवस्था है HRM एक सेंट्रलाइज पॉइंट बन गया है, मींस के ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेस, स्टोर, सारे डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एम्प्लॉय ग्रेवियस डिपार्टमेंट एक डिफरेंट डिपार्टमेंट बना दिया गया। आपको कोई छुट्टी से संबंधित समस्या है, आपको प्रोडक्शन से संबंधित समस्या है, वर्किंग कंडीशन से है, लीव से है, आप अपने एम्प्लॉय रिलेशन डिपार्टमेंट पे जाइए, दैट इज ऑल्सो नोन एज HR डिपार्टमेंट, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग फोकस ऑन मैट्रिक्स एंड एनालिटिक्स, अब नाउ HR is more focused on HR analytics, HR is more focused on HR metrics, performance appraisal, 360 degree analysis, these are the more prime prominent issue। Workplace safety for the global aspect, nation aspect पे तो आज भी इतना नहीं हुआ है, लेकिन for the global aspect workplace safety will be more
स्पॉटलाइट का मतलब बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बातें हो गई है। अब कोई फॉरेन की कंपनी हमारे आती है तो हम उस पर वर्क प्लेस सेफ्टी की ज्यादा मेजरमेंट करते हैं, जबकि आप देखिएगा लखनऊ और कन्नौज के इधर इत्र बनाया जाता है, वहां पे वर्क प्लेस सेफ्टी बिल्कुल एकदम नगण्य होती है, बिल्कुल एकदम माइन्यूट रखी जाती है, क्योंकि 50 डिग्री टेम्परेचर में भी बंदे ऐसे ही काम कर रहे होते हैं, कोई उनके पास सेफ्टी ज्यादा इक्विपमेंट नहीं होते। ऐसे मैंने बहुत सी फैक्ट्री देख रखी है, ठीक है। तो वर्क प्लेस सेफ्टी इंडिया के लिए कम होती है, लेकिन जब ग्लोबल एस्पेक्ट पे जाते हैं तो ज्यादा होती है। और ट्रेड यूनियन डिक्लाइन हो गई, केवल एक ही तो ट्रेड यूनियन बनाई थी मैंने, ग्लोबल ट्रेड यूनियन GTA, मैंने आपको बताया था ना, केवल एक ही ट्रेड यूनियन है ग्लोबल लेवल पे, बाकी कोई ट्रेड यूनियन रहती नहीं है। नॉर्मल वहां की गवर्नमेंट से ही रेगुलेशन और ट्रेडिंग चलती है, रेगुलेशन और या कह सकते हो टॉक या कम्युनिकेशन चलता है फॉर द वर्क फॉर बेटरमेंट। क्या क्या याद रखना है? पहला याद रखना है एक सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट बना है। सेकेंड याद रखना है अब हम मैट्रिक्स पे, उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल पे, आउटपुट पे ज़्यादा एम्फेसिस होता है, ठीक है। अब मैट्रिक्स पे मीन्स के नंबर्स, डेटा, इस पे ज़्यादा फोकस होता है। थर्ड जो है आपका स्पॉटलाइट वर्कर की सेफ्टी बन गया है। और फोर्थ क्या है? ट्रेड यूनियन अब डिक्लाइन हो गई है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। दोनों अलग अलग चीजें याद रखना, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जन इन द पर्सनल मैनेजमेंट इन डेवलपमेंट एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज। ये केस स्टडी भी आ सकती है देखो इससे, और ये इंडिया के परसेप्शन से भी पूछा जाता है कि डेवलपिंग इकोनॉमी इंडिया के परसेप्शन से बताओ कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या है, ठीक है। तो पहले मीनिंग समझा देता हूं और फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या कह रहा है कन्वर्जेंस, बुकिश क्या लिखा हुआ है? बुकिश ये लिखा हुआ है द एक्ट ऑफ कन्वर्जिंग द स्पेशली मूविंग टुवर्ड्स यूनियन एंड यूनिफॉर्मिटी, द कन्वर्जेंस ऑफ द थ्री रिवर्स स्पेशली coordinate movement of the two eyes of the image and the single point formed of the corresponding radial areas। मत के कन्वर्जेंस का मतलब कि सबका साथ रख के हमको आगे बढ़ना है। मींस कि जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है, सारी लेबर फोर्स है, वो सब एक साथ वर्क करेंगी। मींस यहाँ पर केवल लेबर फोर्स का ही एग्जांपल दे रखा है, लेकिन कन्वर्जेंस का मतलब इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मींस द होल ऑर्गेनाइजेशन और organization is not all about sales, marketing, finance, purchase, stock, ठीक है। This is not all about different department. That is the only a single unit. That is the only a single unit. मतलब ये एक ही है। That is mean as convergence. Convergence means the whole action, whole labor force, whole manager force, whole middle managers force act similarly. सबको क्या करना है? एक्ट सिमिलरली करना है। सबको एक्ट सिमिलरली करने का मतलब केवल यहाँ पर ट्रेड यूनियन बना देने से, अपनी बातें मनवा देने से, क्या कहते हैं उसको, बार्गेनिंग करने से या कलेक्टिव बार्गेनिंग करने से ही नहीं है। यहाँ पर द ऑर्गेनाइजेशन बिहेव लाइक अ सिंगल यूनिट, नॉट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर। सो यहाँ पर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को अपन को एक सिंगल यूनिट बनाना है, वन यूनिट। आगे कन्वर्जेंस क्या है? अब ये डाइवर्जेंस, अब यहाँ तक कन्वर्जेंस समझ में आ गया। अब डाइवर्जेंस, ठीक है। डाइवर्जेंस क्या कह रहा है? डाइवर्जेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द ग्रुप of become less like to groups over a time, since group behavior often involves the clearly distinguished member one group from the another. The norms of the most group constantly change the resist from the confused with another group, है ना। अब डाइवर्जेंस एक अलग डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। जब हम कन्वर्जेंस में बात कर रहे हैं कि हमको सबको एक बनाना है, तो डाइवर्जेंस के अंदर क्या होता है? डाइवर्जेंस में हम बात करते हैं कि हमारी जो एक यूनिट है इसको डिफरेंट यूनिट्स बना देना है, इसको डिफरेंट यूनिट्स बना देना है। 1 2 3 4, एक यूनिट में हमको 1 2 3 4 5 क्यों बना देना है? डिफरेंट यूनिट्स क्यों बना देना है? इसलिए बना देना है क्योंकि डाइवर्जेंस ये कहता है कि जब एम्प्लॉइज एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो उनमें कंपटीशन इमर्ज होता है, और कंपटीशन इमर्ज होने से कंपनी के ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट तो ज्यादा होंगे लेकिन ग्रोथ के चांसेस भी ज्यादा होंगे। दैट इज डाइवर्जेंस। और कन्वर्जेंस का मतलब व्हेन 10 जने मिलके जब एक बात कहे तो कन्वर्जेंस, और एक जना मिलके 10 बातें कहे, एक यूनिट में 10 बातें हो, 10 डिफरेंट एस्पेक्ट हो, 10 डिफरेंट सॉल्यूशंस हो, तो वो
डाइवर्जेंस। तो दोनों ही होना कंपनी के लिए जरूरी है, डाइवर्जेंस भी होना जरूरी है और कन्वर्जेंस भी होना जरूरी है। ठीक है, जब हमको डिसीजन लेना है तो कन्वर्जेंस होना जरूरी है, लेकिन जब ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, जब प्रॉब्लम के अल्टरनेटिव तलाश करने हैं, तब डाइवर्जेंस होना जरूरी है। क्योंकि अगर उस समय भी कन्वर्जेंस हुआ तो हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाएंगे, हम अल्टरनेट नहीं कर पाएंगे। दैट इज डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और इसी की तरह अपन ने 4th यूनिट निपटा दी है। जल्दी मैं 5th यूनिट लेकर आ रहा हूँ। आप मुझे ये बताएंगे कि समझ में आया कि नहीं आया, जरूर मुझे बताइएगा। कहीं कोई इशू है, कहीं डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।